प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा गॉस थ्योरम के बारे में, है ना। तो गॉस थ्योरम से हमने क्या सीखा? गॉस थ्योरम ने क्या बोला कि अगर आपको कभी भी टोटल फ्लक्स निकालना है, ठीक है, टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे भाई? क्लोज इंटीग्रल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस सरफेस में जो भी चार्ज इनक्लोज हुआ है अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देना है, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, आपका टोटल फ्लक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप टोटल फ्लक्स किसी सरफेस से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें इसके ऊपर, तो मान लो बेटा आपको बोलता है कि एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। इस स्क्वायर सरफेस का साइड लेंथ कितना है? ए है, ठीक है। इस स्क्वायर सरफेस का साइड लेंथ कितना है? ए है। इस सरफेस के मिड पॉइंट से जस्ट a/2 ऊपर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। इस सरफेस के जस्ट ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q। हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। ये जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, इसके थ्रू हमें क्या करना है? फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखना है, ठीक है बेटा। ओके, तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करना है। गॉसियन सरफेस चूज करने का तरीका हमने क्या बताया था कि जो गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, उसको कंप्लीटली इनक्लोज करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमने गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करते वक्त कंसीडर करने बोला था। तो बेटे ये देखो a/2 हाइट पर है, इसको हमें क्या करना है? सिमेट्रिकली इनक्लोज करना है। तो एक जैसा सरफेस यहाँ है वैसा ही सरफेस एक इधर लगा दे, इधर लगा दे, इधर लगा ले, दाएं लगा ले, पीछे लगा ले, तो क्या हो जाएगा? ये एक क्यूब के अंदर बंद हो जाएगा, क्या है ना। ये क्या हो जाएगा? एक क्यूब के अंदर सिमेट्रिकली बंद हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? एक क्यूब बना सकते हैं जिसके ये सेंटर पर आ जाएगा, क्योंकि इसका साइड लेंथ कितना है बेटा? a है और ये a/2 है। तो ये एक सिमेट्रिकली जो है क्यूब के अंदर आ जाएगा कि नहीं? इस तरीके का सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है ना। ये सरफेस के यहाँ पे था, है ना। तो ये ऐसा देखो, एक जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो क्या हो गया? क्यूब। ये पूरा जो क्यूब है वो हमारे किसकी तरह काम कर रहा है? गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो हमने पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि फाई जो है टोटल, है ना, वो कितना होगा? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये अकेला एक चार्ज है Q, तो Q और अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स हुआ इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमें टोटल चाहिए क्या? हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सरफेस के थ्रू चाहिए। तो आपको क्यूब में पता है बेटा कितने सरफेस होते हैं? क्यूब में कितने सरफेस होते हैं बेटा? तो 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं, उसमें से हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक सरफेस से चाहिए, ये वाला सरफेस, है ना बेटा। अब चूंकि सिमेट्रिक है ना, चूंकि चार्ज क्या है? इस चार्ज से जो सरफेस है, सारे सरफेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो सारे सरफेस पर क्या होगा? वो फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स हमारा आया है Q/एप्सिलॉन नॉट, वो सारे सरफेस पर क्या हो जाएंगे? इक्वली बढ़ जाएंगे। तो टोटल कितने हैं? 6 सरफेसेस हैं, उनमें से ये एक सरफेस है। तो बेटा एक सरफेस पर कितना जाएगा? 6 सरफेस पे इतना, तो एक सरफेस पे क्या हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है ना, वो कितना हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोलता है कि बेटा एक ऐसा एक हेमिस्फेयर है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, इसका फ्लक्स कितना होगा?
तो अभी ये इनक्लोज है क्या बेटा? नहीं, अभी ये इनक्लोज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इनक्लोज कर देंगे। कैसे इनक्लोज होगा? ऐसा ही एक हेमिस्फीयर इधर भी लगा देंगे तो ये इनक्लोज हो जाएगा, है ना। अब ये देखो सिमेट्रिकली इनक्लोज हो गया, है ना। तो टोटल फ्लक्स अगेन क्या हो जाएगा बेटा? फाई टोटल क्या हो जाएगा? तो भैया इनक्लोज चार्ज कितना है? Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल हो गया, है ना। इस टोटल सरफेस में ये एक और ये दूसरा, है ना, दो हेमिस्फीयर हुआ। हमको क्या चाहिए? एक ही हेमिस्फीयर के लिए चाहिए, है ना। तो आधा चाहिए, मतलब टोटल का क्या होगा? आधा होगा। तो इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा, है ना, वो कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली होगा, है ना। आ रहा है ये बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी क्या करना है, आपको भी ट्राई करना है कि हम ऐसा एक गॉसियन सरफेस तैयार कर लें जिसमें वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो फिर हम आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं कि आखिर कैसे वो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको बोलता है बेटा कि एक क्यूब है, सी दिस, एक क्यूब है। इस क्यूब के एक कॉर्नर पर, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक क्यूब के एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। और हमें चाहिए कि टोटल फ्लक्स क्या होगा इस क्यूब से, ठीक है। तो अब आप देखो इसको लिए क्या करोगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको इसको क्या करना है, सिमेट्रिकली बंद करना है। तो ऐसा ही एक क्यूब इधर रख दो बेटा, ऐसा करके, ऐसा ही एक क्यूब इधर रख दो, ऐसा करके, और ऐसा ही एक क्यूब इधर रख दो, ठीक है। सबका ये क्या है बेटा? टॉप कॉर्नर है, सबका ये टॉप कॉर्नर है। समझ में आ रहा है कैसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, 4 क्यूब हो गए, और उसके टॉप कॉर्नर पर ये रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये अभी बंद हो चुका है? बंद हो चुका है क्या? क्लोज हो चुका है क्या? इनक्लोज हो चुका है क्या? नहीं इनक्लोज हुआ है अभी। हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक क्यूब जो है इसके ऊपर रख देंगे, ऐसा ही एक क्यूब इसके ऊपर रख देंगे, एक क्यूब इसके ऊपर और एक क्यूब इसके ऊपर। तो अब जो है ये देखो ढक गया, है ना। अब ये इनक्लोज हो गया, ठीक है। अब ये एक बड़े क्यूब के अंदर आ गया, एक बहुत बड़े क्यूब के अंदर आ गया, जिसमें कितने छोटे छोटे क्यूब हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल कितने क्यूब्स हो गए बेटे? 8 क्यूब्स हो गए। तो 8 क्यूब्स के सेंटर पर, है ना, 8 छोटे छोटे क्यूब्स के सेंटर पर ये चार्ज क्यू है। तो बेटा अब ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स के लिए कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक क्यूब के थ्रू चाहिए। तो इसमें टोटल कितने क्यूब थे? 8 क्यूब थे बेटा। तो 1 क्यूब में कितना हो जाएगा? इसका 8th पार्ट हो जाएगा, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स एक क्यूब के थ्रू होगा वो हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे उसको सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस के अंदर बांध लें, है ना। हम कौन सा गॉसियन सिमेट्रिक सरफेस लें जिससे कि वो चार्ज हमारा सिमेट्रिकली इनक्लोज हो जाए। ओके, तो गॉस थ्योरम यूज करके, गॉस लॉ यूज करके आप आसानी से, है ना, फ्लक्स निकाल सकते हैं। और एक चीज बेटा, मान लो कि ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ओके, जिसका रेडियस जो है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, यहां पर 2 सरफेस दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला कर्व्ड सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है। एक ये वाला फ्लैट सरफेस है और ये वाला कर्व्ड सरफेस है। हमें निकालना है फाई कर्व्ड, हमें निकालना है फाई ये वाला, ठीक है, फाई प्लेन ऐसा बोल लेता हूं, और फाई टोटल। ऐसी 3 चीजें अगर हमें निकालनी हो मान लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे?
इसमें आपको क्या करना है बेटा, एक चीज आप ध्यान दो कि भाई साहब हमने जो भी फ्लक्स जो भी फील्ड डाले हैं इधर से, यूनिफॉर्म फील्ड है तो हर जगह पर फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रहे हैं वो सारे फील्ड लाइंस क्या होंगे बेटा, इधर से बाहर आ जाएंगे, है ना, ऐसा करके बाहर आ जाएंगे, है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है। आ रही बात समझ में। तो हमने एक चीज पढ़ा था बेटा, मैंने एक नोट करके लिखाया था कि अगर टोटल इनकमिंग फ्लक्स टोटल इनकमिंग फील्ड लाइंस और टोटल आउटगोइंग फील्ड लाइंस अगर बराबर हों तो हमेशा नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है ना, हमेशा नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है अगर इनकमिंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और आउटगोइंग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस से क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, और कितने सरफेस हैं टोटल, एक कर्व्ड वाला है और एक ये फ्लैट वाला है, तो कितना हो जाएगा बेटा, दो सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस पर जो भी फ्लक्स होगा और एक फ्लैट सरफेस पर यानी प्लेन सरफेस पर जो भी फ्लक्स होगा, दोनों मिलकर के क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, अब जो कर्व्ड सरफेस है बेटा, कर्व्ड सरफेस है वहां पर फ्लक्स निकालना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ई डॉट ए चाहिए। ई डॉट ए मतलब क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, तो आपको थीटा चाहिए, ठीक है। तो हर ये जो देखो थीटा है ये परपेंडिकुलर नहीं है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन यहाँ जो ये वाला जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कैलकुलेट करना आसान है फाइव प्लेन पर, है ना। तो इस प्लेन सरफेस पर आप आसानी से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा, तो इस प्लेन सरफेस पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, इस तरफ है, और इस ये जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। तो फाइव कर्व्ड प्लस फाइव प्लेन, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम में है तो सीधा क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइव कर्व्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लो ई लिया और एरिया इसका क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर फाइव कर्व्ड कितना होगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कर्व्ड सरफेस की वजह से कितना आया, पाई आर स्क्वायर ई आया। वेल आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। चल कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। लाइक आपको देखो क्वेश्चन गिवन है एग्जांपल नंबर 1.41, एग्जांपल 1.41, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, किसी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है ई नॉट बाय ए एक्स आई कैप, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम, है ना, क्यूब के थ्रू वॉल्यूम वो निकालना है, फ्लक्स निकालना है, जिसमें जो बाउंड्री है उसका, है ना, उसकी जो वर्टाइसेस है उसके लोकेशंस दिए हुए हैं, x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू a, z इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू a, है ना, ऐसा। इसका हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो चलो समझते हैं कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। तो x, y और z तीनों चीज यहां पर क्या होता है, जीरो हो गया, ठीक है। x, y, z तीनों चीज यहां पे जीरो होता है। फिर x इक्वल्स टू और क्या लेना है, a लेना है, y इक्वल्स टू क्या लेना है, a लेना है, और z इक्वल्स टू क्या लेना है, a लेना है ना। इनको यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है, सॉरी क्यूब बनाना है। तो क्यूब बना लो बेटा। ठीक है,
तो देखो जो भी उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, वो उसके हिसाब से हमारा एक क्यूब इस तरीके का तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने सरफेसेस हैं समझो, तो इस पर टोटल 6 सरफेसेस है ना, 4 + 2 6 सरफेस है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली इसमें एक्स लगा हुआ है, जैसे जैसे एक्स की ओर बढ़ेंगे ये फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन हमेशा एक्स की तरफ है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड एक्स के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्या है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके। तो फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ। अब इसमें जो पहला सरफेस है ये वाला समझो, है ना, ये वाला, इसको मैंने लेफ्ट सरफेस बोल दिया। ठीक है, लेफ्ट सरफेस। तो इसका जो यहां पर जो है फील्ड कितना है इस लेफ्ट सरफेस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग फाई ड्यू टू लेफ्ट सरफेस, फाई ड्यू टू लेफ्ट सरफेस। तो लेफ्ट सरफेस के पास x कितना है बेटा, यहां पर x कितना है, 0 है। तो x 0 रख दोगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो पहला सरफेस है ना, वहां पर फील्ड ही 0 है। जहां फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स कैसे होगा, तो वहां का फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके कारण फ्लक्स 0 हो गया। अब चलो ये वाले सरफेस पे आओ। ठीक है, ये वाले सरफेस पर, तो ये वाला सरफेस x इक्वल टू कहां पर है बेटा, a पर है। x इक्वल्स टू a रखेंगे, ठीक है, तो यहां पर फील्ड कितना हो जाएगा, देखो तो a और a कैंसिल हो जाएगा, फील्ड यहां पर हो जाएगा E0। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, E0 है, और डायरेक्शन तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है। और आपको पता है कि आपको एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेना है वो किधर लेना है, पॉजिटिव नॉर्मल, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो इस सरफेस पर इस तरफ आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो फाई राइट जो है वो हो जाएगा E.A, ई कितना है, E0, और एरिया कितना हो जाएगा बेटा इसका, साइड लेंथ कितना है, a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट साइड का क्या हो गया, फ्लक्स इतना हो गया। अब देखो ये जो टॉप वाला सरफेस है ना, टॉप वाला सरफेस ऐसा, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री है ना। ठीक है, E का और A का। तो आपको पता है बेटा आपको फ्लक्स कैसे मिलता है, E.A करके, और कभी भी डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या होता है, 0। तो इसके कारण जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0। अब बाकी जितने भी हैं सरफेस, एक ये हो गया, बॉटम वाला देख लो, उसका भी एरिया वेक्टर इधर आएगा, फील्ड वेक्टर इधर है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। जो फ्रंट सरफेस है उसकी भी एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, फील्ड वेक्टर इस तरफ है, एंगल 90 बनाएगा, उसकी वजह से भी फील्ड 0 हो जाएगा। बॉटम हो गया, फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, और इसके पीछे वाला उसके साथ भी सेम सिचुएशन बनेगा। तो वो सारे फ्लक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बेटा टोटल फ्लक्स जो निकल करके आ रहा है, फाई टोटल जो निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो बाकी सब 0 थे, सिर्फ एक की वजह से ही आया, E0A स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स इंडिविजुअल सरफेसेस से पर कैलकुलेट करके टोटल करके भी निकाल सकते हो, बता सकते हो। ओके, तो फ्लक्स के ऊपर हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने जो गॉस थ्योरम पढ़ा है उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बेसिकली गॉस लॉ है ही एक पर्पस के लिए। ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है बेटा, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसके लिए, एक रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक डिस्क के लिए, ऐसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो उनके जो कैलकुलेशन थे, उनका जो डेरिवेशन था वो काफ़ी क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। वही डेरिवेशंस गॉस लॉ की मदद से काफ़ी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को इजी कर देता है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, तो बेसिकली गॉस लॉ का यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलो
इसका जो पहला एप्लीकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू to find electric field due to infinitely long straight line charge distribution ठीक है। ये तो वहां पर हमने इसका कैलकुलेशन किया था, डेरिवेशन किया था, काफी बड़ा आया था। यहाँ पर देखो गॉस थ्योरम की मदद से हम इसको कितना आसानी से कर सकते हैं। तो चलो भैया, हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ले लिया, ठीक है बेटा। इस पर क्या कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है। तो याद करो बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे शो करते हैं? लैम्डा से। तो इस पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा का। कहाँ तक गया है बेटा? इन्फिनिटी तक, है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग केस है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब अगर मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जहां मुझे क्या करना है? फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। जहां मुझे क्या करना है? फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या तरीका है आप समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक गॉसियन सरफेस चूज करना है। मैं बार बार आपको बोल चुका हूं बेटा, गॉसियन सरफेस क्या है? एक हाइपोथेटिकल चीज है, एक इमेजिनरी सरफेस है ना। ये हकीकत में वहां पर होगा, मटेरियली वहां पर प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हाइपोथेटिकली है, हमने सोचा हुआ है, दिमाग में सोचा हुआ है, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, आर्बिट्ररी है, हम जैसा चाहें वैसा सरफेस अज्यूम कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि वो जो सरफेस हम चूज कर रहे हैं वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हमें एक सरफेस चूज करना है। तो बेटे आप देखो, इसको देख करके आपको क्या करना है? इसको इनक्लोज करता हुआ एक सिमेट्रिक सरफेस बनाना है। तो ऑब्वियसली आपको आपके दिमाग में आएगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर हम एक सिलेंडर बना लें, ठीक है। इस तरीके का अगर हम एक सिलेंडर बना लें, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस बना, वो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस बन गया। अब हमने जो गॉसियन सरफेस चूज किया है ना, उस गॉसियन सरफेस में टोटल कितने सरफेस हैं? देखो, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, एक ये वाला फ्लैट सरफेस, और एक ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, एक कर्व्ड सरफेस, ये सिलेंडर हुआ ना, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक ये कर्व्ड वाला, ठीक है। ऐसा तो पहला काम आपने कर लिया क्या कि गॉसियन सरफेस बना लिया, है ना। जिस डिस्टेंस पर निकालना है उतने रेडियस का ऐसा बना लिया। और मान लो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? L है। इसकी लंबाई कितनी है? L है। तो बेटा अब आपको क्या करना है? देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया? इस तरफ हो गया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा सरफेस एज्यूम कर लिया, कट कर लिया छोटा सा सरफेस। तो उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा यानी एरिया वेक्टर होगा, उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा बेटा, है ना। उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो आपको क्या करना है? सिंस क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक है, ये चीज करना है आपको। तो क्लोज इंटीग्रल E और dA के बीच में क्या एंगल हो रहा है? देखो 0 हो रहा है, तो सीधा क्या हो जाएगा? E dA हो जाएगा, है ना बेटे, E dA हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला पहले ही कि हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करते हैं जिसके हर एक पॉइंट पर फील्ड क्या होता है? सेम ही होता है ना। तो बेटा ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इस सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर जाओगे बेटा, हर एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। क्योंकि हर जगह डिस्टेंस सेम है तो फील्ड भी क्या होगा? हर जगह सेम ही होगा। तो E क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लोगे? बाहर ले लोगे। अब इंटीग्रेशन आप किसका करने वाले हो बेटा?
छोटा वाला एरिया का। अब ऐसे छोटे छोटे एरिया को पूरे कर्व्ड सरफेस पर अगर आपने ऐड कर लिया बेटा, ऐसा पूरे सरफेस पर ऐड कर लिया, सॉरी ये मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ कर्व्ड वाले के लिए निकाल रहा हूं, हाँ कर्व्ड वाले के लिए, ठीक है, कर्व्ड के लिए निकाल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स सॉरी ई और इंटीग्रेशन डी ए, तो ये पूरा सरफेस जो है बेटा कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया कितना होता है बता दो, 2 पाई आर इंटू एल, ऐसा होता है 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, आर की जगह हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है, तो 2 पाई एक्स और लंबाई कितनी है इसकी, एल, तो इतना आ जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस की वजह से, है ना, तो फाई कर्व्ड आ गया इतना, ओके। अच्छा अब ये फाई फ्लैट जो है, इस पर एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, इस तरफ, और फील्ड किधर है, इस तरफ, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके कारण फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और फील्ड कैसा है, ऐसा है, फील्ड कैसा है, ऐसा है, दोनों तरफ देखो, हर तरफ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस फ्लैट सरफेस के कारण फ्लक्स होगा नहीं, इस फ्लैट सरफेस के कारण फ्लक्स होगा नहीं, ओनली कर्व्ड सरफेस की वजह से हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर फाई टोटल, और फाई टोटल को क्या लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वो कितना आ रहा है, ई इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल आ रहा है, ये आ गया हमारा फाई टोटल। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो आपने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, उसके अंदर फील्ड, उसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है, क्यू इन निकालना, ठीक है, क्यू इन। तो बेटा यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा है, उसका कितना पोर्शन इसके अंदर आ रहा है, इतना लेंथ इसके अंदर आ रहा है, तो क्यू क्या होता है बेटा, लेमडा इंटू डीएल, याद है, लेमडा इंटू डीएल। तो लेमडा और डीएल कितना है, देखो हमने एल लिया है, इसकी लंबाई क्या लिया है, एल, तो लेमडा इंटू एल, इतना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है बेटा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके बदले देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो E इंटू 2 पाई एक्स एल, और Q इन के जगह पर क्या आया हुआ है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, L और L कैंसिल हो जा रहा है, तो देयरफॉर E बराबर देखो क्या आ रहा है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। आप चाहो तो पलट करके देख सकते हो, जो हमने वहां पर लॉन्ग कैलकुलेशन किया था इनफाइनाइट वाला केस, उसमें भी हमारा फॉर्मूला यही आया था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा था, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ऑल दैट, बहुत सारा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, बहुत ही आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही आना है ना, लेकिन तरीका, बस एक और तरीका मिला आपको कि हाँ जो है फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान सा तरीका, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो फॉर्मूला अब भी वही लगना है जो पहले हम लगाते थे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक हो गई है ना, क्योंकि हमने वहां जो कैलकुलेशन किया था उससे हमने बहुत सारे केसेस एक साथ सॉल्व किए थे, है ना, चाहे वो इनफाइनाइट हो, चाहे वो सेमी इनफाइनाइट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, हम वहां से उसके मदद से तीनों चीजें निकाल पाते थे। लेकिन यहाँ जो है उससे हम क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ एक ही केस सॉल्व कर पा रहे हैं, सिर्फ इनफाइनाइट वाला, बाकी चीजें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, दिस इज द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पहला हो गया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो एक आध एग्जांपल ले सकते हैं इसके ऊपर, आपकी बुक्स में भी हो सकता है, लाइक ये देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1.48,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। क्या कहता है ये कि अगर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, है ना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इतना ये कर रहा है, एक इनफाइनाइट चार्ज है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड जनरेट कर रहा है 9 इंटू 10⁴, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बताओ इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये हमें पता करना है। तो भाई सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आया हुआ है कि अगर इन्फिनाइट लाइन चार्ज है उसके कारण फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आया λ/2πε0 r। ठीक है, तो ई आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁴, लैम्डा हमें निकालना है 2πε0 और r कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² है 2 सेंटीमीटर। तो देखो क्या हो गया बेटा, 9 इंटू 10⁴ इक्वल्स टू λ/2 टू क्या हो जाएगा 4πε0 10⁻², ऐसा हो गया बेटा। अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है, लैम्डा और 10⁻² पर जाकर के क्या हो जाएगा 10⁻², 9 इंटू 10⁴, 9 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, 9 तो 11, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया 10⁴/10⁻11 दैट इज 10⁻⁻7, है ना। क्या होता था लैम्डा का यूनिट, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, सॉरी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। सो सीधा आंसर 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, इसके कारण निकालना है। तो चलो हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस क्या है, सपोज कैपिटल R है, ओके, और इस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप सभी सोच सकते हो बेटा कि इस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फीयर है, हॉलो है, तो सिर्फ सरफेस होगा। सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको हम किससे शो करते हैं बेटा, सिग्मा से शो करते हैं। तो इसके कारण अगर हमें फील्ड निकालना है तो इसमें देखो 3 चीजें हो सकती है। हमें इसके बाहर के किसी पॉइंट पे निकालना पड़ सकता है, सरफेस पर निकालना पड़ सकता है, इनसाइड पे निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केसेस लेना पड़ेगा। तो केस वन अगर इनसाइड निकालना हो, मतलब जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है ना वो अगर इनसाइड हो, इनसाइड स्फीयर, दैट इज R जो है वो लेस देन कैपिटल R है। R मतलब पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां पर फील्ड निकालना है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस है। ऐसा सिचुएशन रहा तो चलो बेटा यहां से हम R डिस्टेंस चाहते हैं, अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं जहां मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला है आपको बेटा कि सबसे पहला चीज जो करना है वो है कि आपको एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना लेना है। तो यहाँ पर आप कैसा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना सकते हो बेटा, तो स्फेरिकल बना सकते हो, है ना, तभी वो सिमेट्रिक रहेगा। तो आपने एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक बेटा, अच्छे से समझा। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा ये है, क्या बोलते हैं, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और चार्ज सब क्या है, देखो बाहर के पॉइंट्स पर है, सारे चार्ज कहाँ है, बाहर है। यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, है ना, यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है। एक बात समझ में आ गया। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कुछ भी इनक्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज क्या है, 0। क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि चार्ज तो यहाँ है, यहाँ तो चार्ज ही नहीं है।
एक बात समझ में आए। अच्छा, इसका ये जो सरफेस है वहां पर अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, किसका, ओके, तो देखो क्या होगा बेटा, मान लो कि यहाँ पर फील्ड जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, और एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए। तो आपको पता है बेटा पाई जो है वो कैसे निकालते हो, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए करते हो, है ना। डी ए यहाँ पर ई और डी ए के बीच में जीरो है तो सीधा क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। ई मैंने क्या बोला है, यूनिफॉर्म रहा करता है, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, डी ए का करोगे। पूरे डी ए का इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस कैसा है, स्फेयर है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना आ गया, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो बेटा इस चीज की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी आई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आई। क्यू इन देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, जीरो आया हुआ है, जीरो समथिंग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। तो देखो मैंने बार बार कहा है, ठीक है, बार बार कहा है कि किसी हॉलो स्फेयर के अंदर क्योंकि चार्ज कुछ नहीं है वहां पर, क्या बोलते हैं, है ना, अगर मेटेलिक है ये तो उसके अंदर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। आ रही बात समझ में, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, मेटेलिक वो है, तो क्या हो जाएगा, फील्ड देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसके अंदर के पॉइंट पर फील्ड क्या आया, जीरो आया। फॉर लेस देन आर के लिए फील्ड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ओके। अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 हम क्या ले लेते हैं, एट द सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 एट सरफेस, यहां पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ठीक, रेडियस कैपिटल R है ना, चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ओके। आ रही बात समझ में। तो बेटा अगर हमने इसी को गॉसियन सरफेस मान लिया, इसी को मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है, देन क्या होगा बेटा, इस बार तो ये पूरा सरफेस आ गया, पूरा सरफेस आ गया तो पूरा चार्ज भी आ गया। तो क्यू इन दिस टाइम क्या हो जाएगा बेटा, जो भी इस पर चार्ज है टोटल चार्ज पूरा आ जाएगा। मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, तो क्या आ जाएगा, पूरा चार्ज आ जाएगा क्यू। तो इनक्लोज चार्ज इस टाइम क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस पर अगर आप क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस करोगे, ई डॉट डी ए करोगे, तो बेटा जैसा आपने इसके पहले किया था वैसा ही आप यहाँ पर भी करोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर अप्लाइंग गॉस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, गॉस लॉ, है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। ई डॉट डी ए आपके पास क्या आया है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया है, क्यू इन क्या आया है, क्यू आया है, और एप्सिलॉन नॉट आया है। देयरफॉर दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, के भी बोलते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो फील्ड एट सरफेस क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ रहा है। आर कौन सा है इस टाइम, कैपिटल आर है, रेडियस के बराबर है, ठीक है। दो बातें हो गया। अब हम तीसरी बात करेंगे किसके बारे में, बाहर का कोई पॉइंट हो तो। केस 3, केस 3 at any outside point,
मतलब आर जो है ग्रेटर देन आर हो तो ये हमारा स्फेयर हो गया। यहां पर हमारा चार्ज है, ठीक है, यहां पर हमारा चार्ज है और हमें कहाँ निकालना है, बाहर के किसी पॉइंट पर। तो मान लो यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया आर और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। यहां पर मुझे फील्ड निकालना है, तो हमें क्या करना है बेटा, एक गॉसियन सरफेस बनाना है। तो आप एक गॉसियन सरफेस ऐसा बना लो, सिमेट्रिक। तो कैसा सिमेट्रिक होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के कारण फील्ड क्या होगा बेटा, ऐसे होगा, है ना। तो अगेन सेम चीज करोगे, इस पर आप, है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए करोगे तो वही आएगा बेटा ई इंटू 4πr स्क्वायर आएगा। अच्छा, क्यू इनक्लोज्ड निकालोगे तो बेटा जब ये वाला सरफेस ले रहे हो इसके अंदर तो पूरा स्फेयर ही आ गया, पूरा स्फेयर ही आ गया, तो पूरे स्फेयर का चार्ज आ गया। मान लो टोटल चार्ज उसके ऊपर क्या है, क्यू है ना। तो ऐसा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा बेटा, अगेन, है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आया है देखो ये चीज, ई इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर है इस बार, क्यू इन क्या है, टोटल चार्ज आ गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ई। अच्छा, आप देखो कि अगर मैंने ये जो इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करके चार्ज रखा था उसको, टोटल चार्ज को पॉइंट बना करके यहाँ रख दूं, है ना, पॉइंट बना करके यहाँ रख दूं और यहाँ पर फील्ड निकालने बोलूं, ठीक है। तो आपको याद हो क्या फॉर्मूला था बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि आर है, आर स्क्वायर। तो क्या समझ में आया बेटा, ये तो वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर के पॉइंट के लिए, जब आप बाहर के पॉइंट के लिए फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर सरफेस के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उसको, है ना, क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो, सेंटर्ड एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट चार्ज मान सकते हो, है ना। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। तो हमें तीन चीजें मिली बेटा, है ना, अंदर में 0 मिला, सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर मिला और बाहर में के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर मिला, ठीक है। ऐसे 3 केसेस मिले। तो अगर आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, है ना, होलो स्फीयर के केस में क्या होगा, मतलब ग्राफिकली, तो आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डिस्टेंस from the center of uniformly charged hollow sphere के केस में, ठीक है। तो बेटे क्या कर सकते हैं अपन, ये मान लो हॉलो स्फीयर है, ऐसा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, r इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या हो गया, r इक्वल टू r हो गया, है ना बेटा। तो आपने क्या देखा कि जब तक आप इसके अंदर थे, अंदर के पॉइंट के लिए, इंटरनल पॉइंट के लिए फील्ड क्या था, 0 था, वहां तक तो फील्ड ही नहीं था, है ना, वहां तक तो फील्ड ही नहीं था। उसके बाद जब आप सरफेस पे गए तो सरफेस पे चार्ज आया, सॉरी फील्ड आया, कितना था बेटा उस टाइम फील्ड आपका, उस टाइम आपका फील्ड था के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हो गया, आर ग्रेटर देन
हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला आया के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बेटा जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये बढ़ेगा, तो फील्ड क्या होगा, घटेगा कि नहीं, है ना, तो फील्ड घटेगा, तो ये फील्ड घटेगा। और इस तरीके से जब आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी पर जा करके ऐसा हो जाएगा। तो आपका फील्ड का जो वेरिएशन है, इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, फील्ड लिया, इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, आर लिया, तो ग्राफ कैसा आया, ऐसा आया। सिमिलरली अगर इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ भी यहाँ तक जीरो रहेगा, है ना, और इसके बाद फिर ये ऐसा जाएगा। याद रहे, ध्यान रहे, सिर्फ हार्ड लाइन ही फील्ड है, ये जीरो वाला है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका फील्ड का वेरिएशन होगा। क्लियर है मेरी बात बेटे, ठीक है। तो डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कैसा होगा हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। तो ऐसा दोनों चीज दिया, ये पूरा दिया रहेगा ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शंस में सिर्फ इस तरीके का रहेगा, ये ऐसा वाला, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा, हॉलो स्फीयर के केस में फील्ड और आर के बीच का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, फील्ड और आर के बीच का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा बात आपके हॉलो स्फीयर की। अब हम बात करेंगे थर्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ध्यान रहे क्या बोला है मैंने, सॉलिड स्फीयर है बट वो कंडक्टिंग है, नेचर कैसा है उसका, कंडक्टिंग है। ऐसा कहने से क्या होता है, जब बेटा बात कंडक्टिंग स्फीयर की होती है, ठीक है, तो आप जो भी उसको चार्ज दोगे ना, कहीं पर भी चार्ज दोगे, वो ऑटोमेटिकली चल करके उसके सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज इनसाइड जो है वो हमेशा जीरो होता है, चार्ज उसके अंदर में नहीं रह सकता। ध्यान से समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं, कंडक्टिंग सॉलिड, हालांकि वो सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, इसके कारण फील्ड उसके अंदर में कहीं पे नहीं ठहरता, वो पूरा फील्ड पूरा चार्ज जो है वो कहां चला आता है, ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाता है। ध्यान दें, मटेरियल वाइज वो सॉलिड है बट चार्ज जो रह सकता है वो कहां है, ओनली सरफेस, नॉट वॉल्यूम। इनसाइड द वॉल्यूम चार्ज नहीं रह सकता, वो तो सिर्फ सरफेस पे रह सकता है कंडक्टिंग के केस में, ध्यान रहे, कंडक्टिंग के केस में, ठीक है। तो बेटा चार्ज के लिए, भले मटेरियल के लिए वो पूरा वॉल्यूम है, लेकिन चार्ज के लिए सिर्फ अवेलेबल सरफेस क्या है, आउटर सरफेस, ठीक है। तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सिग्मा होगा, ठीक है, यानी क्या होगा, सिग्मा होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, मान लो टोटल चार्ज Q डाल दिया, है ना, मान लो टोटल चार्ज Q डाल दिया। तो बेटे अब आपको समझ में आ रहा है कि ये तो सर फिर से वही वाला केस हो गया, हॉलो स्फीयर वाला, चार्ज वाइज तो ये फिर से हॉलो स्फीयर जैसा ही हो गया, अंदर तो नहीं रह सकता चार्ज, कहाँ रह सकता है, बाहर ही रह सकता है। तो ये फिर से आपका क्या हो गया, हॉलो स्फीयर वाला केस हो गया। अब जब हॉलो स्फीयर वाला केस हो गया तो सारी राम कहानी फिर से वही होगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, केस 1 आर लेस देन आर के लिए ई क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। केस 2 आर इक्वल टू आर के लिए ई क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और केस 3 आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर देन आर के लिए ई क्या हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से सारी चीजें सेम, है ना, ग्राफ भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के लिए, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। यहां पर कितना रहेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रहे, हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दोनों क्या है, सेम ही केस हुए, ठीक है, सेम तरीके से सॉल्व होंगे। अब हम बात करेंगे
मैंने बोला अभी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब अगर ऐसा ना हो करके मैं बोलता हूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब मैं नॉन कंडक्टिंग कहता हूं तो उसमें चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता, चार्ज जो जहां है वहीं पे रहेगा, है ना, ट्रैवल नहीं कर सकता। अभी कंडक्टिंग था तो वो कंडक्ट होकर के अंदर वाला चार्ज भी कहाँ आ जाता था, सरफेस पे आ जाता था, लेकिन अब जो है वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो केस 4 मतलब फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसमें क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, लेमडा, सिग्मा या रो। तो रो क्योंकि पूरे वॉल्यूम में है, ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, और टोटल चार्ज मान लो क्यू है। ठीक, आगे बात समझ में। इसका जो रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर है। ओके, रेडियस कैपिटल आर है। अब हमें क्या करना है, इसमें वापस से 3 केस लेना है। केस 1, ठीक है, केस 1 पहला कहाँ ले लिया बेटा, इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड। इनसाइड बोला मतलब आर लेस देन क्या हुआ, कैपिटल आर। वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हमने इनसाइड वाला, तो समझो कि ये वाला पॉइंट लिया हमने P, यहाँ से कितना हो गया सेंटर से R। तो आपको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बना लेना है। यहाँ पर कैसा गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल बनेगा तो स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, तो ऐसा आपने बना लिया बेटा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA करना है। तो वापस से वही चीज़ आएगा, E इंटू 4πr स्क्वायर, है ना, E इंटू 4πr स्क्वायर। दूसरा चीज़ क्या करना है कि आपने जो भी गॉसियन सरफेस लिया है उस पर उसके अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा बेटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इनक्लोज्ड चार्ज यहाँ पर कैसे, क्योंकि आपके पास रो है, रो क्या होता था, याद करो, रो बराबर होता था dq बाई dv। तो dq बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रो dv, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम इस वाले का कितना हो जाएगा, स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, रो क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। चार्ज, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है बेटा, कैपिटल क्यू है ना, और टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इधर क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो इंक्लोज्ड चार्ज जो यहाँ आया वो आया क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, है ना, इतना इंक्लोज्ड चार्ज आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, है ना, क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लगा लो, क्यू E डॉट dA का इंटीग्रेशन क्या आया है आपके पास, E इंटू 4πr स्क्वायर, और क्यू इन कितना आया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्या कट रहा है देखो, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर और ये आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर बचेगा क्यू आर 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो क्या निकल के आया बेटा, 1/4 एप्सिलॉन को क्यू बोल सकते हैं, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इनसाइड पॉइंट पर ये आ गया। तो बेटा इसमें के जो है कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट चीज है। जब आप इधर से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, सेंटर से धीरे धीरे दूर जाओगे, तो क्या चीज चेंज होगा, स्मॉल आर चेंज होगा। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कैसे, तो लीनियरली। पहला केस हो गया।
अब दूसरा केस आते हैं। केस 2, एट सरफेस यानी r इक्वल टू r। ठीक है, तो बेटे चूंकि अभी आपने क्या निकाला, सिंस E इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यू, तो एट सरफेस आपका स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के, तो रख दो ना r के बदले कैपिटल R, तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो ये स्क्वायर बच जाएगा, तो E बराबर क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया सरफेस पर। अब हम बात करेंगे तीसरा केस आउटसाइड पॉइंट के लिए। हाँ, थर्ड केस, एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड, तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बेटा रेडियस से, तो आप कहां चले जाओ, इस टाइम बाहर चले जाओ। अब ये आर हो गया, अब आपको ये वाला गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अगेन आप जब इस गॉसियन सरफेस पर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए करोगे, तो दिस टाइम ये कितना होगा बेटा, फिर से वही ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। इस पर आप जब क्यू इनक्लोज निकालोगे, क्यू इनक्लोज निकालोगे, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, बाहर पॉइंट पे बाहर वाला स्फेयर है ना, उसके अंदर तो ये पूरा का पूरा स्फेयर ही आ गया। जब पूरा स्फेयर आ गया बेटा, तो इसका पूरा चार्ज आ जाएगा, तो दिस टाइम इनक्लोज चार्ज इज टोटल चार्ज। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके बदले आप क्या रख सकते हो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इन की जगह क्या रख सकते हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर देखो क्या आ जा रहा है बेटे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन देखो बेटा, आपको एक चीज समझने को मिल रहा है कि अगर इस पूरे टोटल चार्ज को मैं यहीं पर सेंटर पर मान लूं, तो फिर आर डिस्टेंस पर क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो अगेन हम क्या मान सकते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो जब भी बेटा आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और आउटसाइड पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना हो, तो आप उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आ जाएगा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसके तीनों केस हमने देख लिए। अगर इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ग्राफ पर शो करना हो तो कैसे करेंगे। So let's see variation of electric field with distance from center of uniformly charged non-conducting स्फेयर। ठीक है बेटे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, तो आपने क्या देखा बेटा कि ये r इक्वल्स टू 0, ये r इक्वल्स टू r, तो सेंटर से लेकर के यहां तक वो कैसे वेरी कर रहा था, क्या फॉर्मूला था, E बराबर के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो E और R में क्या रिलेशन है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक क्या रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। देन यहाँ पर कितना हो जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, मैक्सिमम हो गया। यहाँ तक क्या था, के क्यू आर बाय आर क्यूब, और देन उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये इनसाइड हो गया, ये सरफेस हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड उसके बाद आउटसाइड क्या हो जाता है बेटा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर।
तो बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हुआ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। किस केस में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन, 4 हो गए ना बेटा, 5वां, 5th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है। अगर एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन सीट हो उसके कारण हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो बेटा ये एक बहुत बड़ा चार्ज सीट है, ठीक है। कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, इस पे प्लेन है ना, प्लेन सीट है, तो ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो कितना, सिग्मा। इसके कारण हमें फील्ड निकालना है। तो बेटे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक मैं इस तरीके का गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, सिलेंडर टाइप का, ठीक है। इस तरीके का बनाया हमने। इसका जो सरफेस एरिया है ये वाला, वो मान लो कितना है बेटा, S है, ठीक है। वो कितना है, S है। तो बेटे एक चीज बताओ, ये चार्ज जो है, चार्ज से आपको पता है फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, तो इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा और इस तरफ इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस तरफ इधर फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पर फ्लक्स कितना बनेगा, फाई टॉप कितना हो जाएगा बेटा, तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, इसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऊपर है, तो सीधा क्या हो जाएगा, E इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड मान लो E है और डिस्टेंस कितना है, सॉरी सरफेस एरिया कितना है, S है, ठीक है। सरफेस एरिया कितना है, सपोज S है, या फिर A बोल लेता हूँ, चलो एरिया कितना है, A, ऐसा कर लिया, तो E इंटू A हो गया। इधर देखो तो इधर भी नॉर्मल का डायरेक्शन भी इधर होगा, फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो फाई बॉटम भी क्या हो जाएगा बेटा, फाई बॉटम वो भी E इंटू ए हो जाएगा। और बाकी जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड, तो चूंकि फील्ड इधर है और कहीं भी एरिया वेक्टर लोगे तो ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, 0 होगा, तो फाई कर्व्ड क्या हो जाएगा, 0। तो फाई टोटल कितना हो गया बेटा, अच्छा फाई टोटल को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, E डॉट डी ए, है ना। तो ये चीज तो हमने निकाल ही लिया, टोटल कर लिया, तो क्या आया देखो, 2EA आ गया, ठीक है। इसका काम हो गया। दूसरा चीज अपने को क्या निकालना होता है, इनक्लोज्ड चार्ज, तो Q इनक्लोज्ड। तो देखो बेटा इस सीट का कितना हिस्सा इसके अंदर है, तो इतना ही हिस्सा तो है, इतना ही एरिया तो है, ठीक है। ये एरिया कितना है, जितना ये है, तो ये भी कितना हुआ बेटा, A। सिग्मा के केस में क्या होता है, याद करो बेटा, तो सिग्मा चूंकि क्या होता है, DQ बाई DA, ठीक है। तो DQ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू DA, यानी सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना है, एरिया से, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, A। अब लगा दो बेटा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बेटा क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA यानी फाई टोटल कितना आ चुका है, 2EA, और Q इन कितना आ चुका है, सिग्मा इंटू A और एप्सिलॉन नॉट, क्या कटा बेटा, A और A कट गया, तो फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड। ये चीज़ हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं डिस्क के केस में, जब हमने लार्ज डिस्क लिया था तो क्या आया था, कांस्टेंट आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन शीट के केस में। ठीक है, अगर मान लो दो प्लेन सीट जो है ऐसा, एक सीट और ऐसे दो सीट हमने प्लेन, दो सीट इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन सीट पैरेलल में रख दिया। ऐसा रख दिया, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है सपोज। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। और मैंने 3 पोजीशन लिए, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। यहाँ पर फील्ड क्या होगा, तो बेटे अंदर के पॉइंट पर देखते हैं। ठीक है, ये वाले के कारण क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इस तरफ कितना, सिग्मा बाय अभी आपने देखा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण रेडियली आउटवर्ड इधर आ जाएगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों देखो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देगा बेटा, ई एट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पे आओ, इसके कारण क्या, रेडियली आउटवर्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी रेडियली आउटवर्ड, इसके कारण भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा, जुड़ जाएगा, तो ई एट बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सी पर आओ, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ई एट सी भी क्या हो गया बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर दो प्लेन सीट पैरेलल में रखे हो, अगर आपको अलग अलग पॉइंट्स पर फील्ड निकालने बोले तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटल प्लेट। 6th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटल प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल प्लेट। ठीक है, ऐसा है, तो प्लेट है बेटा, तो इसके पास थिकनेस होगा। ठीक है, ऐसा थिकनेस होगा, आ रही बात समझ में। तो जब मेटल प्लेट की बात होती है बेटा, तो जो चार्ज होते हैं, मैंने पहले ही बोला मेटल यानी कंडक्टर यानी चार्ज कहाँ होगा, सिर्फ उसके सरफेस पे होगा। तो चार्ज जो है ना वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, अंदर में चार्ज नहीं रहता, अंदर में चार्ज नहीं रहता, तो Q यहाँ पर क्या होता है, 0। अब चूंकि फील्ड 0 है, चार्ज 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तुम इसको अगर पूरा देखते हो इसको एक साथ, तो ये प्लेट है, लेकिन अगर सिर्फ एक सरफेस को देखो, ये सरफेस को देखोगे तो क्या है बेटा, सीट है, प्लेन है, सीट है। ठीक है, ये दूसरा सीट है, तो ये एक तरीके से आपको क्या दिखेगा, 2 सीट दिखेगा, है कि नहीं, 2 सीट दिखेगा। तो अंदर के पॉइंट पर अंदर में कहीं भी क्या होगा, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे के इक्वल अपोजिट, कितना हो जाएगा बेटा, 0। इसलिए किसी भी मेटल प्लेट के अंदर फील्ड क्या होता है, 0, है ना, किसी भी मेटल प्लेट के अंदर फील्ड क्या होता है, 0। उधर भी देखा था आपने, कंडक्टिंग स्फीयर था तो उसके अंदर फील्ड क्या था, 0। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा क्या होता है, 0, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, अच्छा अब इधर के किसी पॉइंट पे देखो यहाँ पर, तो बेटा इसके कारण क्या होगा, इस तरफ है ना, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किधर, इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड। सिमिलरली इस तरफ आओ, इस तरफ भी क्या होगा, इसके कारण आउटवर्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण आउटवर्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, टोटल क्या आ जाएंगे बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आउटवर्ड। ठीक है, तो क्या समझ में आया बेटा, एक मेटल प्लेट के कारण है ना दोनों साइड में क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अंदर में क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि गॉस थ्योरम को यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बेटे अब आपके पास बचे हैं सिर्फ एक दिन, उस एक दिन में हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को करेंगे, और आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि उसके बाद अगले डे आपका नेक्स्ट डे जो है टेस्ट है। ठीक है, तो प्रिपेयर वेल, ओके।